फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और चलिए आगे हम लोग जैसा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था धारा का वर्ग माध्य मूल मान देखा था, ठीक है, जिसमें ये बताया गया था कि धारा के वर्ग के माध्य का जो वर्गमूल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, जिसे कि हम IRMS से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने प्रूफ किया था कि IRMS इज इक्वल टू होता है I0 अपॉन √2 ना, या फिर इसी को हमने ये दिखाया था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 0.707 I0 के बराबर होता है, ठीक है। साथ ही साथ हमने जो है धारा का मीन वैल्यू निकाला था फॉर हाफ साइकिल के लिए, और हाफ साइकिल के लिए जो मीन वैल्यू थी करंट की वह हमारा था 2/π I0 के बराबर, और यह बराबर था 0.637 I0, ठीक है। यह इतना था और इस चीज़ को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, इस चीज़ को प्रूफ कर चुके हैं। और साथ ही साथ अगर हम एक पूर्ण साइकिल की बात किए थे कि एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा का जो मान होता है, माध्य मान जो होता है वह हमारा कितना होता है, 0 होता है। ये भी हम लोगों ने प्रूफ किया था, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने शक्ति क्षय के बारे में देखा, जिसमें शक्ति क्षय में ये चीज़ बताया गया था, औसत शक्ति क्षय P बार इज इक्वल टू कितने होता है, I² R के बराबर होता है, I² R के बराबर होता है। या इसी को हमने ये भी दिखाया था कि औसत शक्ति P बराबर कितने हो जाएगा, तो IRMS का होल स्क्वायर और इंटू कितने के, R के। क्लियर है, ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ कर रखा था। अब आगे हमने इसमें बात की थी कि जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वह धारा या वोल्टेज का वर्चुअल मान होता है, मतलब वर्चुअल मान के मतलब आभासी मान के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो परिपथ होंगे, प्रत्यावर्ती परिपथ, और उन प्रत्यावर्ती परिपथ और वोल्टेज, प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज और उनमें प्रवाहित धारा के बीच में कालांतर क्या होगा या कितना होगा, ठीक है। कालांतर के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि कालांतर आपका है क्या, तो जो ये इक्वेशन था आपका कि V = V0 sin ωt, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म आपका ωt है, ठीक है, यही क्या करता है, इसके कला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसी कला में यह कला को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, और यह उस क्षण जो है क्या करेगा, धारा या वोल्टेज के मान और साथ ही साथ उसके दिशा को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर दोनों की चाहे वोल्टेज हो या धारा, अगर हम ये कहें कि यहाँ पे I क्या बात करें तो I = क्या होता है, I0 sin ωt, तो यह भी क्या कर रहा है, यहाँ पे कला को ही प्रदर्शित कर रहा है, ωt धारा के कला को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो है वोल्टेज की कला को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब बात रही ये कि जब विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ जब हम यूज करेंगे तो प्रत्यावर्ती परिपथ में कुछ ऐसे परिपथ होंगे जिनमें कि कला में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, सेम कला में होंगे। कुछ ऐसे परिपथ होंगे जिनमें कुछ न कुछ कला में डिफरेंस होगा, ठीक है। अब डिफरेंस होगा तो किसी में कला हो सकता है फॉरवर्ड हो, किसी में क्या हो, बैकवर्ड हो, ठीक है, पश्चगामी या फिर अग्रगामी। तो इस चीज़ को पहले तो हम यह डिफाइन करें कि पश्चगामी क्या है, अग्रगामी क्या है, फिर उसके बाद हम विभिन्न प्रकार के वैद्युत परिपथ देखेंगे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के वैद्युत परिपथ देखेंगे। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये आपका है वोल्टेज का इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि V = V0
साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का समीकरण है। और इसके संगत जो धारा का समीकरण है ये हो जाए कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, ठीक है, फाई, ये चीज -5 हो जाए या फिर +5 हो जाए, ये दोनों चीजें, ठीक है। अगर ये हो जाए कि -5 है, अगर -5 है तो -5 होने का मतलब क्या है कि वोल्टेज जो है धारा I से क्या है, फाई कालांतर आगे है। हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती आपका वोल्टेज है, वोल्टेज धारा I से क्या है, वोल्टेज मतलब V ना, वोल्टेज आपका क्या हो गया V, और धारा I से क्या है, फाई कालांतर, चूंकि अधिक है तो हम इसे कहेंगे अग्रगामी है, अग्रगामी है, अग्रगामी है, ठीक है, ये इतना है। और अगर हम ये कहें कि इसी बात को हम दूसरे तरह से भी कह सकते हैं, और वो ये कह सकते हैं कि जो धारा है, धारा I, धारा I वोल्टेज V से, वोल्टेज V से फाई कालांतर, कालांतर पश्चगामी, पश्चगामी है, ये इस तरीके का होगा। क्लियर है? बात वही है, जैसे एक गिलास में पानी भरा हुआ है तो आधा भरा हुआ है आधा खाली है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि पानी जो है क्या है, आधा खाली है, ये गिलास आधा खाली है। या फिर हम उसे कह सकते हैं कि गिलास जो है पानी से आधा भरा हुआ है। सेम वही चीज़ है कि अब ये जो है फाई कालांतर, इनको हम ये कहें कि ये वोल्टेज जो है धारा I से क्या है, फाई कालांतर अग्रगामी है, या इस बात को कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो है धारा जो है वोल्टेज से फाई कालांतर क्या है, पश्चगामी है, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि वोल्टेज का समीकरण कुछ ऐसे भी हो गया, ये हो जाए, इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हो जाए कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो जाए। और ये हो जाए कि I इज इक्वल टू कितने के, I नॉट साइन ओमेगा टी, बस इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि वोल्टेज जो है धारा I से क्या है, फाई आगे है, मतलब अग्रगामी है, सेम वही चीज़ है। और धारा क्या है, वोल्टेज से फाई कालांतर पश्चगामी है, सेम चीज बोला जाएगा, ठीक है। या इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके का बन जाए, इस तरीके का इक्वेशन बने कि V इज इक्वल टू V नॉट, यहाँ पर साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू कितने के, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये चीज, ठीक है। या फिर दूसरा इक्वेशन इसी का सिमिलर वो क्या हो सकता है, तो वो ये चीज हो सकता है कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। और यहाँ पे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का सेंस एक ही है क्या। यहाँ पे क्या कह सकते हो कि वोल्टेज से, वोल्टेज V से धारा I ना क्या है,
फाई कालांतर अग्रगामी है ना। वोल्टेज से अधिक है कौन? धारा। कितना अधिक है? फाई अधिक। कला में फाई अधिक है। या इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है भी से, या कह लिया जाए वोल्टेज भी जो है धारा आई से फाई कालांतर पश्चगामी ठीक है, पश्चगामी है। क्लियर है? क्लियर है। यहाँ पे पश्चगामी को अगर हम कहेंगे तो कहेंगे यहाँ पे पश्चगामी को कह देंगे लैगिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? लैगिंग। इनमें लैग है, पीछे है। ठीक है, लैगिंग हो गया। और अग्रगामी को आप कह देंगे लीडिंग, कह देंगे लीडिंग। ठीक है, लीडिंग हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या हो गया? अग्रगामी और पश्चगामी विद न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल के आधार पर अगर हम यही जो है यह दिखाएं कि इनमें पश्चगामी दिखाएं या अग्रगामी दिखाएं तो इनमें क्या होगा? जैसे यहां पर देखा जाए कि पहले वाले इक्वेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा को। तो यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें ग्राफिकली तो हम ये कह सकते हैं, या ध्यान देंगे, ये अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, जैसे कि कला के बारे में तो आपको ये बताया गया कि ये V = V0 साइन ओमेगा टी ना। तो यहाँ जो टर्म है आपका ओमेगा टी, ठीक है, या कह लीजिए साइन का जो पूर्णांक है यही इनका क्या कहलाता है? कला कहलाता है ना, कला कहलाता है। अब अगर रही बात ये कि अगर धारा का, अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लिखें तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आपका क्या हो जाएगा कि I0 साइन ओमेगा टी। या अगर हम कह दें कि मान लो पूर्णांक हमारा कुछ इस तरीके से है कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई है, ऐसा भी हो सकता है। पूर्णांक भी तो बदलेगा, कोई कांस्टेंट तो रहेगा नहीं। तो अब अगर देखा जाए कि इनके बीच का कालांतर कितना है, कालांतर का मतलब कि कला में अंतर। तो कला में अंतर का मतलब ये हुआ कि हम क्या करें कि अगर ओमेगा टी और प्लस फाई में से अगर हम क्या करें कि ये ओमेगा टी को घटा दें तो जो भी आएगा वह क्या बताएगा? उनके कला में अंतर को बताएगा। ठीक है, जैसे इनको घटाएंगे तो हमें कला में अंतर कितने का मिलेगा? फाई का अंतर मिल जाएगा कि इन दोनों धारा और वोल्टेज के बीच में कला का क्या है? अंतर है। और कितना अंतर है? तो फाई का अंतर है। क्लियर? अब बात रही ये कि ये चीज बताना कि मतलब इनमें लैगिंग कैसी है, कौन पश्चगामी है, कौन अग्रगामी है, कौन लीडिंग है, कौन लैगिंग है। ठीक है, तो अब अगर इनको कहने का तरीका कल हमने इस पे डिस्कस भी किया था, जिसमें यह है कि अगर हम इन दोनों को ये कहना होगा तो हम कहेंगे कि जो है धारा, जो है धारा आई जो होगा वह वोल्टेज से, वोल्टेज भी से क्या है? फाई कालांतर अग्रगामी है, अग्रगामी है। ठीक है,
या इसी को दूसरे वे में कहना होगा तो हम ये कहेंगे कि वोल्टेज धारा I से फाई कालांतर पश्चगामी है, ठीक है, ये चीज है। अगर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे ओमेगा टी के जगह पे माइनस हो जाए तो माइनस हो जाएगा, तो कला में डिफरेंस फिर भी हमें क्या मिलेगा, फाई का ही डिफरेंस मिलेगा। बस इनके कहने का जो लैंग्वेज में कहने का है कि कौन अधिक है या कौन कम है, बस इसी की बात रहेगी, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार का प्रत्यावर्ती परिपथ देखेंगे और उनमें देखेंगे कि वोल्टेज और धारा के बीच में कला में क्या अंतर है ना। कौन सा प्रत्यावर्ती परिपथ होगा जिसमें कला फॉरवर्ड बायस में होगा, रिवर्स बायस में फॉरवर्ड में होगा ना, मतलब अग्रगामी होगा, और किस में क्या होगा, पश्चगामी होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोगों का प्रत्यावर्ती परिपथ है तो इसमें हम इंडिविजुअली पहले देखेंगे, इंडिविजुअली देखने के बाद फिर हम उसे कंबाइन करके देख लेंगे, ठीक। तो जैसे आता है कि जब हमारा क्या हो, प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध प्रतिरोध, कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है और उसमें हमारा क्या है, शुद्ध प्रतिरोध है। तो देखिए जैसे ये हमारा कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है, ये प्रत्यावर्ती परिपथ का सिंबल होता है, ठीक है, ये हुआ। और ये प्रत्यावर्ती परिपथ से जुड़ा हुआ है, इसका वोल्टेज कितना है, तो V = V0 साइन ओमेगा टी है, ठीक है। और इस परिपथ में हमारा क्या किया गया है, एक वैद्युत प्रतिरोध जोड़ा गया है और जिसका रेजिस्टेंस हमारा कितना है, R है, कैपिटल R, ओम का हमारा क्या है यहाँ पर प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध है। तो अब जब हम इनमें प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं तो इनमें क्या होगा कि प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी ना, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी। तो हमें यह देखना है कि ये जब हम इसे शुद्ध प्रतिरोध जब हम इनमें जोड़ रहे हैं तो धारा और वोल्टेज के बीच में कालांतर कितने का होगा, ठीक है। तो जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण आपका कितना है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है V = V0 साइन ओमेगा टी, ये इतने के है। आप करो क्या कि दोनों पक्षों में रेजिस्टेंस R का क्या करो, भागा दे दो, ठीक है। अगर हम ये कहें कि दोनों पक्षों में प्रतिरोध R से भाग देने पर ना, तो अगर भाग देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, ठीक है, V/R। इधर क्या हो जाएगा, V0/R हो जाएगा। या एक मिनट थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे ओम का नियम देखते हैं, ठीक है, तो ओम का नियम क्या होता है, V = हमारा कितने का होता है, IR के होता है ना, यानी कि यहाँ से अगर आप निकालना चाहो तो I बराबर कितने का होगा, V/R होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि I बराबर कितने का होगा, तो ये चीज़ V/R, क्लियर। और V का मान आपका है कितने के, तो V का मान है V0 साइन ओमेगा टी, और नीचे कितने के, R के ना। तो इसी चीज़ को आप लिख क्या सकते हो कि I = आप लिख सकते हो कि V0/R, ठीक है, और इंटू कितने के, साइन ओमेगा टी के, इतना लिख सकते हो। यहाँ पे जो V0/R है ये टर्म, यह धारा के शिखर मान को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। यानी कि तब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि I0 = कितने के है, V0/ कितने के, R के, क्लियर है। तो यहाँ पे आप तब आपका जो है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो धारा का समीकरण हो जाएगा I = I0 साइन ओमेगा टी,
मिला, साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान दें दोनों इक्वेशन में। तो पहला इक्वेशन वोल्टेज का मिल रहा है कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इतना मिल रहा है। इन दोनों में अगर हम इनके कला की बात करें, साइन का गुणांक ही तो कला है, तो यहाँ पे साइन का गुणांक यहाँ पे है कितना, साइन का गुणांक ओमेगा टी, और यहाँ पे साइन का गुणांक क्या है, ओमेगा टी है। तो दोनों के कला क्या है, सेम है, सेम कला में है। तो सेम कला में है यानी कि इनके कला में अंतर क्या होगा, तो कला में अंतर 0 होगा। यानी कि जब हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो, ठीक है, तो आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा के बीच में किसी प्रकार का कालांतर नहीं होता है, कोई कालांतर नहीं होता है। क्लियर है। तो अगर जैसे हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो जैसे ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज है, और जो करंट है आपका, यहां पे देखेंगे करंट ठीक है। तो यहाँ पे जो आप इक्वेशन ये जो ग्राफ देख रहे हो, इन ग्राफ में है क्या, इस ग्राफ में क्या है, जैसे ये जो ब्लैक कलर में आपको हम दिखा रहे हैं, तो ब्लैक कलर वाला जो है ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के उनको। तो ये है आपका I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वाला किसका है, तो ये वाला है आपका V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, ये है। क्लियर, ये है। अब यहाँ पे देखेंगे, चूंकि इनके कला में कोई अंतर नहीं है, कला में अंतर नहीं होने का मतलब ये है कि जब वोल्टेज का मान मिनिमम होगा या वोल्टेज का मान 0 होगा, तो धारा का मान भी 0 होगा, 0 होगा। जब वोल्टेज का मान धनात्मक दिशा में अधिकतम होगा, ठीक है, तो धारा का मान भी धनात्मक दिशा में अधिकतम होगा। ठीक है, अगर हम ये कहें कि वोल्टेज का मान ऋणात्मक दिशा में अगर अधिकतम है, तो धारा का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक दिशा में क्या होगा, अधिकतम होगा। मतलब इन दोनों के बीच में हमारा जो है कला में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होना है। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये वाली जो वैल्यू बता रहा है, यह वोल्टेज के अधिकतम मान को बता रहा है ना, जिसे कि हम यहाँ से यहाँ तक आप इसे V नॉट कह सकते हो। ठीक है, शिखर मान। और ये वाली जो वैल्यू है, इसी पे ओवरलैप कर दे रहे, ये वाला हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, I नॉट को। ठीक है, यह धारा के शिखर मान को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वोल्टेज के शिखर मान को, तो वोल्टेज के शिखर मान को ये वाला रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी देगा, V नॉट की वैल्यू देगा। क्लियर है, क्लियर है। मतलब जब हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ होगा, तो प्रत्यावर्ती परिपथ में अगर हमारा शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो उसमें वोल्टेज और धारा के बीच में कोई कालांतर नहीं होता है। ठीक है, यदि हम क्या करें कि जो है इनका जो है उनमें प्रवाहित धारा, धारा के शिखर मान या धारा कह लीजिए, धारा
और आपका कोणीय वेग ओमेगा के बीच में ग्राफ खींचें तो हमें कुछ इस तरीके का वक्र प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पे शिखर मान है और ये आपका इनका कोणीय वेग ओमेगा है, अगर इनके बीच में हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। और अगर हम क्या करें कि धारा और जो है शुद्ध प्रतिरोध के बीच में ग्राफ खींचे तो हमें इस तरीके का वक्र प्राप्त होता है। ये इधर आपका क्या हो गया, करंट हो गया, इधर आपका रेजिस्टेंस है, तो धारा का ग्राफ हमें इस तरीके से हमें क्या होगा, ग्राफ प्राप्त होगा। क्लियर है? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग देखेंगे कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में हमारा क्या हो, प्रेरकत्व लगा हो, प्रत्यावर्ती परिपथ। तो अब आगे जैसा कि मतलब ये चीज था कि आपका शुद्ध प्रतिरोध होगा तब जो है धारा और वोल्टेज के बीच में कालांतर क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में हम क्या करें कि प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा दें, प्रतिरोध के जगह पे हमारा क्या हो जाए, शुद्ध प्रेरकत्व हो जाए। कहने का मतलब प्रेरण कुंडली, हम इसमें कोई कुंडली लगा दे रहे हैं, तब जो है वोल्टेज और धारा के बीच में हम लोग कालांतर देखेंगे कि वोल्टेज और धारा के बीच में कालांतर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा ध्यान देते हैं। हाँ, एक चीज को थोड़ा सा नोट कर लेते हैं हम लोग कि जब परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो, शुद्ध प्रतिरोध हो तो वोल्टेज व धारा के बीच कोई कालांतर नहीं होता, कोई कालांतर नहीं होता। ठीक है, नंबर 1। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एक प्रेरण कुंडली लगा रहे हैं और मान ले रहे हैं कि कुंडली का जो प्रेरकत्व है वह हमारा कितना है, वह हमारा L है ना। L प्रेरकत्व का एक हम प्रेरण कुंडली इसमें प्रत्यावर्ती परिपथ में, धारा परिपथ में हम क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं। और यह हम इनिशिएट में मान रहे हैं कि इस प्रेरण कुंडली का प्रतिरोध हमारा क्या है, नगण्य है। नगण्य होने का मतलब कि यह हमारा कैसा है, प्योर प्रेरकत्व है, इसमें किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है। क्लियर। तो जब रेजिस्टेंस नहीं है और इनमें हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे, तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे तो इस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी, और जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी तो ये क्या हो जाएगा कि कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जिसकी दिशा क्या होगी, आरोपित विभवांतर या आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज के विपरीत होगी। ठीक है, और ठीक इसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक इसके बराबर और विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, विपरीत दिशा में होगी, मतलब ये जो आरोपित वोल्टेज है आपका भी ना, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यह दोनों क्या होंगे, बराबर और विपरीत दिशा में होंगे ना। यानी कि इनका जो रिजल्टेंट होना चाहिए V माइनस ई इज इक्वल टू कितने होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना।
अब अगर हम देखें तो v इक्वल टू तो आपको पता है कि v नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब अगर हम बात करें E की, तो फैराडे का नियम बताया गया था, और फैराडे के नियम में बताया गया था कि इसमें उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E जो होता है, किसी क्षण प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू जो होता है वो होता है L इंटू डी आई ओवर डी टी के, ठीक है। डी वो होता नहीं है कि E इज इक्वल टू माइनस L इंटू डेल आई ओवर डेल टी के। अब आप कहोगे ये माइनस चिन्ह का क्या हुआ गुरुजी? तो माइनस चिन्ह का इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है कि ये विपरीत दिशा में है ना, तो विपरीत दिशा में है तो ऑलरेडी हमने इन्हें क्या किया है, विपरीत दिशा में रख लिया है ना, और इस वजह से यहाँ पे हमने माइनस चिन्ह को एलिमिनेट करके रखा है, ठीक है। तो ये इतना हुआ, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रखें, ठीक है, और जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान दे लिया जाए तो यहाँ से मिल जाएगा कि v नॉट साइन ओमेगा टी, ये चीज माइनस यहाँ पे क्या हो गया L इंटू कितने के डी आई ओवर डी टी, और दिस इज इक्वल टू कितने के 0 के। क्लियर है? यहाँ से हम इनको पक्षांतर कर दे रहे हैं ना, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि L इंटू डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इस L का हम उधर क्या करें, भागा दे दें, तो भागा दे देंगे तो ये डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा v नॉट अपॉन L, v नॉट अपॉन L, और यहाँ पे क्या आ गया साइन ओमेगा टी। क्लियर है? dt का उधर गुणा हो जाएगा तो ये डी आई, और इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v नॉट अपॉन L, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी, और इनटू में क्या हो जाएगा dt, ठीक है। एक्चुअली में आपको चाहिए क्या था, चाहिए था कि इनमें प्रवाहित धारा का मान चाहिए था, प्रत्यावर्ती धारा का मान। यहाँ पर डी आई है ना, तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें करंट का मान पता चल जाएगा। तो हम बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे ना, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। तो कह दिया जाए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर। तो अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन करें तो हमें इधर का डी आई का समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, इधर तो आई मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे कि v नॉट अपॉन L क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया v नॉट अपॉन L, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन आपका कितने का होगा, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी और इंटू कितने के डी टी के, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा v नॉट अपॉन L, और इनका जो होगा इंटीग्रेशन ये होता है साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और अपॉन में आ जाएगा ओमेगा। डिफरेंशिएशन में गुणे में आ जाता है और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। क्लियर? अब ये ओमेगा को हम बाहर कर सकते हैं, बाहर कर लें तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, तो v नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू L, ठीक है। और यहाँ पे कॉस को आपको किस में लिखना है, साइन में लिखना है, क्योंकि हमें जो धारा मिलती है तो धारा का जो इक्वेशन होता है वो अभी ज्यावक्री होता है, तो ज्यावक्री होता है तो जाहिर सी बात है कि हम उसे साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ पे देखो माइनस है ना, माइनस है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन 90, साइन 90, लेकिन 90 करेंगे तो एक मिनट, यहाँ पे इनको हम कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी है ना, तो माइनस कॉस ओमेगा टी है,
तो cos ओमेगा टी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओमेगा टी और माइनस कितने के, π/2 के। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा तो काम ठीक हो जाएगा। तो जैसे हमने लिखा है कि यहाँ पे साइन ना, यहाँ पर ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप माइनस दोनों में से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा कि साइन माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा π/2 माइनस ओमेगा टी, होगा कि नहीं। और आपको पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, होगा। तो माइनस ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे पीछे आ गया और यहाँ पे हो गया साइन, यहाँ पे हो गया π/2 माइनस ओमेगा टी। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यानी कि ये क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है कि माइनस कॉस ओमेगा टी को तो हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं और उसी रूप में यहाँ पे लिखा गया है ना, इसी रूप में लिखा गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दें तो जैसे कि ओम का नियम देख रहे थे, तो ओम के नियम में हम लोग देख रहे थे कि मतलब जो करंट होता है आई, करंट आई वह क्या होता है, V/R के होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे धारा का ये शिखर मान है और रेजिस्टेंस के जगह पे यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है, ओमेगा इंटू यल। ठीक है, ओमेगा इंटू यल ये रेजिस्टेंस के जगह पे दिया हुआ है ना, रेजिस्टेंस के जगह पे दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि V0 ओमेगा यल को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा यल को हम I0 के बराबर लिख सकते हैं। और जहाँ पे हम ये कहेंगे कि ओमेगा यल हमारा क्या है, ओमेगा यल जो है इस प्रेरण कुंडली का क्या है, प्रतिरोध है। प्रेरण कुंडली का क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध है तो प्रेरण कुंडली का प्रतिरोध है, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे हम कौन सा प्रतिघात कहेंगे, प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। यानी कि और इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो यक्ष यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यक्ष यल बराबर हमारा कितने का होता है, ओमेगा इंटू एल के होता है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये चीज रहा, यानी कि आपको तब ये इक्वेशन मिल क्या जाएगा, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, I0 यहाँ पर क्या हो गया, साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आरोपित वोल्टेज आपका ये है, यही है आरोपित वोल्टेज। अब आरोपित वोल्टेज का कला कितना है, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, और इनमें जो प्रवाहित धारा और ये वोल्टेज स्थापित करने के कारण इनमें जो प्रवाहित धारा है उसका कला कितना है, तो ओमेगा टी माइनस π/2 के है। तो जाहिर सी बात है कि इनके कला में क्या है, डिफरेंस है, कला में डिफरेंस है। एक का कला ओमेगा टी है और दूसरे का है ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहाँ π/2 को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना, π/2 को कम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो धारा होता है, धारा I वोल्टेज V से π/2 कालांतर पश्चगामी है, ये कह सकते हैं। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वह धारा I से 90 कालांतर अग्रगामी है। 90 कालांतर क्या है, अग्रगामी है, ये हम कह सकते हैं ना। तो अब उसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। दूसरा कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व हो, प्रेरकत्व हो तो वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज धारा I से
90 कालांतर 90 कालांतर क्या होता है? अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। ठीक है, अग्रगामी होता है। या हम ये कह सकते हैं कि धारा I से 90 कालांतर पश्चगामी होता है, ये चीज भी हम कह सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम इनमें ग्राफ खींचें, ठीक है, अगर हम इनका ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ग्राफ में मिलेगा क्या। ठीक है, तो चलिए थोड़ा ध्यान देते हैं। तो जैसे कि देखा जाए, ठीक है, इधर जो है हमारा आपका कोणांक है ना, कोणांक है, यानी कि ओमेगा टी भी कह सकते हो, ये कह लो। और इधर जो है आपका क्या है? वोल्टेज। ठीक है, इधर आपका क्या है? आरोपित वोल्टेज है, भी है। ठीक है, और इनके बीच में हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ खींच रहे हैं। इनके बीच में आरोपित वोल्टेज भी है, साथ ही साथ आप कह सकते हो इसमें धारा भी है, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, इधर है, तो इनके बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं। तो जैसे वोल्टेज का अगर हम ग्राफ खींचें तो वोल्टेज कुछ हमारा इस तरीके से वक्र जो है क्या होता है? प्राप्त होता है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से वक्र प्राप्त होगा ना। लेकिन अब धारा में देखेंगे तो जब धारा जो है ये हमारा क्या है कि ये वोल्टेज का समीकरण है ना, वोल्टेज का समीकरण है, और वोल्टेज का समीकरण आपका है क्या? V = V0 sin ओमेगा टी है ना। और धारा में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि धारा जो वोल्टेज जो है धारा I से क्या है? 90 कालांतर अग्रगामी है। अग्रगामी है का मतलब क्या है कि जब इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होगा, जब वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड है, तो उस समय जो धारा का मान होगा वह आपका क्या होना है? मिनिमम होना है, सबसे कम। ठीक है, धारा का मान आपका क्या होना है? मिनिमम होगा। और जब वोल्टेज का मान आपका क्या है? मिनिमम मतलब 0 है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो धारा का मान होगा वह उस समय क्या होगा? ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर हम इनमें ग्राफ खींचे ना तो ये हमें कुछ वक्र इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का वक्र प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन है, जो ग्राफ है, वह क्या है? धारा का है, प्रत्यावर्ती धारा का, और यहाँ पे I = कितने के है? I0 sin ओमेगा टी है। ठीक है, और यहाँ से स्पष्ट है कि ये जो है हमारा क्या है? जब ये इनका शिखर मान जो है हमारा क्या है? वोल्टेज का शिखर मान आपको ये चीज़ प्राप्त हो रहा है V0, तो उस समय जो है जो धारा होगी, करंट होगा, वह कितना होगा? 0 होगा। करंट क्या होना है? 0 होना है। ठीक है, और जब ये 0 होगा तो उस समय जो धारा का शिखर मान होगा वह क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये धारा का क्या बताएगा? मैक्सिमम मान बताएगा। ये वाली वैल्यू आपकी कितनी है? I0 है, और वोल्टेज क्या है? 0 है। ठीक है, वोल्टेज 0 है। अगर इनके बीच में अगर हम देखें कि यहाँ पे जैसे जो टर्म आपको बताया हमने, एक चीज यहाँ पे बताया कि जो ओमेगा है, ओमेगा को हम किससे, ओमेगा इंटू यल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ओमेगा इंटू यल को हम यक्स यल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसे हम कहते क्या हैं?
तो इसे हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, यानी कि एक्सीएल की जो वैल्यू है, एक्सीएल इज इक्वल टू कितने के है? ओमेगा यल के है। और यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह नाम से जाना जाता है प्रेरण प्रतिघात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुल मिला के प्रेरण प्रतिघात है क्या? तो प्रेरण प्रतिघात एक प्रकार की प्रेरण कुंडली में एक प्रकार का प्रतिरोध है जो कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। भाई प्रतिरोध क्या करता है? वैद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। और यहाँ पे प्रेरण प्रतिघात क्या करेगा? यह जो है प्रेरण कुंडली में वैद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। तो जैसे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता था? ओम होता था। तो ये प्रेरण प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? ओम। इनका भी मात्रक क्या होना है? तो इनका भी मात्रक आपका ओम होना है। ठीक है, इनका भी मात्रक क्या होना है? ओम होना है। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू कितने होता है? 2 पाई एफ के होता है, जहां एफ इसका क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। ठीक है, आवृत्ति है। यानी कि आप एक्सीएल बराबर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 पाई एफ और इंटू कितने के हो जाएगा? एल के हो जाएगा। क्लियर है? 2 पाई एफ इंटू एल के हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में हमारा क्या हो? संधारित्र लगा हो। ठीक है, उनमें क्या हो कि प्रेरकत्व के स्थान पे अब क्या लग जाए? संधारित्र लग जाए। और कैसा संधारित्र हो? शुद्ध संधारित्र हो, प्योर संधारित्र हो। तब इनमें देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के बीच में कला में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे ध्यान देते हैं कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में हमारा क्या हो? शुद्ध धारिता लगी हो, संधारित्र लगा हो ना, शुद्ध संधारित्र लगा हो, संधारित्र लगा हुआ हो, कैपेसिटर लगा हुआ हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग संधारित्र को लगाएं पहले। ठीक है, ये हमारा संधारित्र है। मान लेते हैं कि इसकी धारिता कितनी है? C है। ठीक है, संधारित्र की धारिता कितनी है? C है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें होगा क्या कि जो हमारा आरोपित वोल्टेज का जो इक्वेशन है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण है, वह हमारा है कितने के? तो वह बराबर है V इज इक्वल टू, ठीक है, V नॉट साइन ओमेगा टी के है, यह है। और संधारित्र की धारिता की अगर हम परिभाषा की बात करें कि संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, तो धारिता C इज इक्वल टू जो होता है Q अपॉन V के होता है ना। या यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि V इज इक्वल टू कितने हो जाएगा? Q अपॉन C के हो जाएगा। और V की वैल्यू आपका कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी ना। तो इनके जगह पे आप लिख क्या सकते हो? इनके जगह पे लिख सकते हो V नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये जब इतना लिख लिया तो यहाँ से अगर हम C का इधर गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा कि Q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? C V नॉट, यहाँ पे क्या हो गया? साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपको क्या चाहिए? धारा चाहिए ना। और वैद्युत धारा की परिभाषा में क्या होता है? इंस्टेंट, अगर हम वैद्युत धारा की परिभाषा की बात करें तो वैद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या होता है? dq अपॉन dt होता है, dq अपॉन dt या dq ओवर dt होता है ना। आवेश प्रवाह की समय दर को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से हम बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करें कि t के सापेक्ष अवकलन कर दें ना। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों का
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो अवकलन करेंगे तो इधर आ जाएगा डी क्यू ओवर कितने के डी टी। यहाँ पे सी भी नॉट ये कांस्टेंट होगा और डिफरेंशिएशन किसका होना है तो डी ओवर डी टी ऑफ किसका साइन ओमेगा टी का। क्लियर है। अब यहाँ से आपको पता है डी क्यू ओवर डी टी कितने के बराबर है आई के बराबर है। यहाँ पे आपका क्या है सी वी नॉट है। अच्छा साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस ओमेगा टी ना। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और यहाँ पे ओमेगा टी है तो ओमेगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। ठीक है। अब इनको चूंकि हमें साइन में कन्वर्ज करना है। साइन में क्यों कन्वर्ज करना है क्योंकि जो धारा का ग्राफ हमें मिलता है वो ज्यावक्री मिलता है तो जाहिर सी बात है साइन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। साइन में चेंज करना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा सा और एक काम कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू यहाँ पे हम इससे लिख सकते हैं वी नॉट और बटे में लिख सकते हैं कि 1/c ओमेगा लिख सकते हैं या सी ओमेगा लिखें। अच्छा है ऐसे लिख लें ओमेगा सी कोई दिक्कत ना ओमेगा सी। और यहाँ पे आपका क्या है कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो कि साइन ना साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है यह इतना होता है। अब यहाँ पे अगर देखोगे ये ओम के नियम में आपको ये चीज़ बताया गया था कि जहाँ पे आपका है क्या कि आर जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है भी आर इज इक्वल टू क्या होता है अरे आई इज इक्वल टू तो आई इज इक्वल टू क्या होता है भी अपॉन कितने का होता है आर के होता है। क्लियर है। यहाँ पे आर क्या है रेजिस्टेंस है और इसमें ये भी तो धारा के शिखर मान को ही रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे प्रतिरोध के जगह पे क्या है 1/ओमेगा c है ना। तो ये धारिता के कारण हो रहा है तो एक इनके प्रतिरोध को अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग टर्म का यूज करते हैं और जिसे कि हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं एक्स सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसे हम कहते क्या हैं तो इसे हम कहते हैं धारिती या प्रतिघात कहते हैं। ठीक है। क्यों क्योंकि ये धारिता के कारण हो रहा है। उसमें क्या था प्रेरकत्व के कारण होता था तो इसलिए उसे हम कहते थे प्रेरण प्रतिघात कहते थे। यहाँ धारिता के कारण हो रहा है इसलिए इसे हम धारितीय प्रतिघात कहेंगे। ठीक है। और एक्स सी बराबर होगा कितने के तो एक्स सी बराबर होगा 1/ओमेगा सी के होगा। ठीक है। आपको ये बताया गया है कि ओमेगा इज इक्वल टू कितने का होता है 2 पाई एफ के होता है यानी कि आप यहाँ पे एक्स सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो कि 1/2 पाई एफ और इंटू कितने के सी के ये भी हो सकता है। क्लियर है। क्लियर है। अब अगर ये आपका धारितीय प्रतिघात है ना तो यहाँ पे एक्स सी लिखो या भी नॉट अपॉन एक्स सी वह कितने के बराबर होगा आई नॉट के बराबर होगा। तो आपका धारा का इक्वेशन कितना मिल जाएगा तो आई इज इक्वल प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण तो आई इज इक्वल टू आई नॉट यहाँ पे हो जाएगा साइन यहाँ पे होगा ओमेगा टी और प्लस कितने के पाई बाई 2 के। क्लियर है। ये आपका हो गया प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हो गया किसमें जब हम धारिता में प्रवाहित कर रहे हैं तब। और यहाँ पे जो है ये हमारा आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है। ठीक है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये आपका कला है। ठीक है। और यहाँ पे धारा का कला कितना है ये इतना है। दोनों में अंतर कितने का है पाई बाई 2 का है। कौन आगे है धारा आगे है। किससे आगे है वोल्टेज से आगे है। तो हम तो यही कहेंगे ना कि वोल्टेज से धारा आई 90 कालांतर अग्रगामी है या हम ये कह सकते हैं कि धारा से वोल्टेज 90 कालांतर पश्चगामी है। कब जबकि परिपथ में प्रत्यावर्ती परिपथ में हमारा क्या हो शुद्ध संधारित्र लगा हो तब। ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से हम तीसरा चीज ये कह सकते हैं कि
जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र हो, शुद्ध संधारित्र हो ना, तो क्या होगा, वोल्टेज धारा I से, वोल्टेज भी धारा I से 90 कालांतर पश्चगामी होता है, पश्चगामी होता है, ठीक है, पश्चगामी होता है। और मेन इतना ही है, इन चीज़ को ध्यान में रखेंगे, इन्हीं 3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो किसी भी प्रकार का प्रत्यावर्ती परिपथ होगा तो हम उसके बारे में ये देख सकते हैं कि धारा और वोल्टेज के बीच में कालांतर कितना है, परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी, ठीक है, ये इन सब चीज़ों की हम गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा बस 2 मिनट का और काम है, उसको देख लेते हैं। तो अगर हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो पहला ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे अगर कहा जाए कि परिपथ में ये इधर हमारा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें प्रवाहित धारा को, I को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब हमने पहला कहा, ध्यान से देखेंगे, जब पहला चीज जब हमने कहा था कि जब परिपथ में हमारा क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध हो ना, तो जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो तो वोल्टेज व धारा के बीच में कोई कालांतर नहीं होता है ना, कोई कालांतर नहीं होता है। मतलब रेजिस्टेंस, वोल्टेज की भी डायरेक्शन वही होगी, जिस दिशा में धारा होगा उसी दिशा में वोल्टेज होगा। यानी कि यहाँ पे हम इसे VR से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यानी कि वोल्टेज और धारा के बीच में कोई कालांतर नहीं है। कब? जब परिपथ में हमारा क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध हो, ठीक। अब दूसरे पे आते, इनका काम हो गया और इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक। आगे चलो, अब अगर कहा जाए कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व हो, शुद्ध प्रेरकत्व हो, तो कह रहा है वोल्टेज जो होता है धारा I से 90 कालांतर अग्रगामी होता है। कौन आगे होता है? वोल्टेज होता है। किससे होता है? धारा से होता है। और कितने डिग्री आगे होता है? 90 डिग्री आगे होता है। तो ये तो 90 ही ना बेटा, 90 डिग्री है। और इधर आपका क्या आ जाएगा? इधर आपका आ जाएगा VL हो जाएगा। भाई प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा I से 90 कालांतर क्या हो जाएगा? अग्रगामी हो जाएगा। यही चीज कहा गया। फिर जब तीसरे केस की बात आएगी तो कह रहा है कि जब परिपथ में हमारा क्या हो, शुद्ध संधारित्र लगा हो। तो जब परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा होता है तो क्या हो रहा है, जो वोल्टेज भी है वह धारा I से 90 कालांतर पश्चगामी है। पश्चगामी का मतलब पीछे है, तो पीछे है तो इधर न होगा, तो ये आपका किसको डिनोट करेगा? VC को डिनोट करेगा। और यह धारा I से क्या होगा? 90 कालांतर पश्चगामी होगा। 90 कालांतर पश्चगामी होगा। तो मेन चीज़ है, इसी चीज़ को दिमाग में रखना है। ये सोर्स है, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे कि हमें XC का मान ध्यान में रखना है कि XC बराबर कितने का होता है, तो ये होता है 1/ωc। XC है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे XL की तो XL बराबर क्या होता है? ωL के होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात, ठीक है। और इसे हम कहेंगे धारतीय प्रतिघात कहेंगे, इसे हम धारतीय प्रतिघात कहेंगे। और कोई विशेष इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।